मेरे प्यारे साथियों, मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का मैट्रिक का पेपर काफ़ी नज़दीक आ चुका है, जो कि बहुत नज़दीक आने से चलते आप लोगों को ऐसे कुछ पढ़ाऊँ कि आप सीधे एक भी आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना छूटे। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मैं बताने जा रहा हूँ 2011 से लेके 2022 तक का टोटल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन, जो कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ दोस्तों, आपने वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि शुरू से लास्ट ले देखना, और जितना दिन तक पढ़ाएंगे कंटिन्यू पढ़ना, क्योंकि तुम्हारा 2023 का आने वाला एग्ज़ाम में इससे काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा, जो कि काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना है इससे। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको ज़रूर देखना और मेहनत करना, जिससे आपको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। सबको पता है कि काफ़ी कम समय बचा है, तो इसलिए हम लोग ईमानदारी से आप लोग पढ़िएगा, और आपको अच्छा से वीडियो देखने पर यहीं के यहीं याद हो जाएगा। घर पर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे साथियों, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन करके आज ही याद कर लेते हैं इसको, कि कल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है ग्रुप ए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ग्रुप ए का मतलब, इसमें ग्रुप ए में जितना क्वेश्चन दिया गया है सबको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए 1 से 15 तक के जो भी प्रश्न हैं, ये आपके न्यू पोर्टल के अनुसार नहीं दिया गया है, इसलिए इसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 से हम बात करेंगे। आपको यही याद होगा। आप लोगों को मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग को अभी के अभी याद होगा, याद होगा, और आप लोग एग्जाम में 450 प्लस नंबर भी लाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 16 नंबर की, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्रतिस्थापन का मतलब होता है अपना स्थान एक जगह से दूसरे जगह चेंज कर लेना। उदाहरण देकर समझा है, इसका मतलब कि उसका उदाहरण भी देना है। तो चलिए इसका परिभाषा लिखा हुआ है, इसको समझते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इसको ठीक से समझते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु, देखिएगा अभिकारक इसको बोलते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक बोलते हैं। अभिकारक के परमाणु अथवा समूह, इसको समूह भी बोला जाता है, अभिकारक भी बोला जाता है। याद रखिएगा, बोलिए मेरे साथ, वैसे रासायनिक अभिक्रिया। आप लोग तो ये कॉमन चीज़ है, आप बोल सकते हो वैसी रासायनिक अभिक्रिया। अब इसमें बोलना है अभिकारक के परमाणु। देखिए अभिकारक के परमाणु इसे बोलते हैं। आप यहाँ से अथवा के बाद ये नहीं भी बोलेंगे तो काम चलेगा, यहाँ तक, ठीक है। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के जो परमाणु होते हैं, परमाणु होते हैं, यथा उसके यौगिक के परमाणु अथवा समूह को विस्थापित कर। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप इसको याद भी नहीं करेंगे, जैसे कि इसको हम इधर कर देते हैं, यहाँ से ये याद नहीं करेंगे तभी काम चल जाएगा। हम छोटा कर दे रहे हैं इसको। समूह को विस्थापित कर उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब कि उनका स्थान ले लेते हैं। जैसे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हुआ, CHCl3 यानी HCl, इसमें क्या हुआ बाबू, HCl क्लोरीन यहाँ से 2 गो है, माने Cl2, एक क्लोरीन यहाँ पा गया, एगो अपना स्थान चेंज कर दिया, तो इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बाद जो अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू कि ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन और सूर्य की तुलना की जाए। देखिए बाबू, 2 गो अंतर लिखना है। पहला अंतर लिखना है जीवाश्म ईंधन और सूर्य ऊर्जा के बीच में क्या अंतर होगा। 3 गो अंतर लिखना है, 1 2 3। ये तीनों अंतर इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप याद अभी के अभी हो जाएगा। देखो बाबू, जीवाश्म ईंधन जो होता है ना बाबू, अनवीकरणीय होता है। मतलब कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। सबसे पहले समझिए जीवाश्म ईंधन, जैसे कि कोयला हो गया, दिमाग लगाइए, कोयला, जो कोयला होता है ना बाबू, अनवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। और यही देखो 2 नंबर में है, यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। मतलब कि बाबू की
कहने का मतलब है कि भविष्य में आने वाले में, कहने का मतलब कि यह ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत यह ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है। 2 नंबर में ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, यह भंडार सीमित है। सीमित का मतलब होता है कि कोयला खत्म हो सकता है। सीमित का मतलब कि जितना है उतना ही है, बढ़ेगा नहीं। असीमित का मतलब होता है इसका कोई सीमा नहीं है, ये खत्म ही नहीं होगा। तो दो जीवाश्म ईंधन बाबू सीमित है, खत्म हो जाएगा, लेकिन सूर्य की ऊर्जा खत्म नहीं होगा। तो देखिए इसमें लिखा है यह स्रोत असीमित है। 3 नंबर है बाबू, यह 3 नंबर यह प्रदूषण युक्त ईंधन है। मतलब कि आप ही बताइए कि कोयला में बाबू जीवाश्म ईंधन जो है कोयला आता है, तो बताओ कोयला में प्रदूषण होता है कि नहीं होता है। लेकिन तुम बताओ कि सूर्य प्रकाश में कोई प्रदूषण नहीं होता है, नहीं होता है। तो याद कैसे करेंगे, एकदम आसान तरीका है। एक याद करेंगे, जो जीवाश्म ईंधन है अनवीकरणीय होता है, सूर्य के जो ऊर्जा है नवीकरणीय होता है। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर देखिए, यह अब इसके भंडार सीमित है, किसके, जीवाश्म ईंधन के जो भंडार है वो सीमित है। अब बाबू इसके भंडार जो है, इसके स्रोत असीमित है, किसके, तो सूर्य ऊर्जा के जो भंडार है ये असीमित है। अब देखिए 3 नंबर है, ये प्रदूषण देता है, कौन, जीवाश्म ईंधन से प्रदूषण निकलता है और सूर्य की ऊर्जा से प्रदूषण नहीं निकलता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग याद करेंगे, अब बहुत आगे चल के नंबर अच्छा पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यूं आपको याद हो जाएगा, ग्लूकोज जो होता है ना बाबू, क्वेश्चन कहाँ है कि ग्लूकोज के समीकरण से, ग्लूकोज का समीकरण अगर याद हो तो बन गया, से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न मार्ग क्या हैं। देखो बाबू, श्वसन एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। इसमें क्या होता है बाबू, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। देखो ये याद रखना, बस ये याद रखना, C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है। ऑक्सीजन से जब O2 से रिएक्शन करेगा तो CO2 बनाएगा और H2O बनाएगा, माने 6CO2 और 6H2O, आप प्लस में ऊर्जा भी देगा। तो इसे याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि जैविक आवर्धन क्या है। देखो बाबू, जैविक आवर्धन क्या है, यह परितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न होता है क्या। तो देखो जैविक आवर्धन का साफ मतलब है कि जो संसाधनों द्वारा हानिप्रद रसायनों का आहार श्रृंखला में प्रवेश कर शरीर में संदिग्ध होने की प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। आप लोग बताइए आज के समय में अनाज उगाने के लिए कितना खाद हम लोग दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, यूरिया डाई सब दे रहे हैं। तो जैविक आवर्धन का मतलब होता है कि जो भी, मतलब कि हम लोगों के फसलों में जीवाणुओं से बचाने के लिए कीटनाशक, पीड़कनाशक जो दवा देते हैं वो अनाज के द्वारा हमारे शरीर में जाता है कि नहीं। रसायन हमारे शरीर में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, जिसके लगातार सेवन करने से उसके आवर्धन विस्तार हो जाता है, मतलब उसका लक्षण दिखाई दे। आप लोग विश्वास कीजिएगा, पहले के लोग 100 बरस जीते थे, 100 बरस। आज के लोग 60 से 80 जात जात खत्म। अब बताइए, सोचिए क्या रीजन है आकि 80 से पहुंचने में ख़त्म हो जा रहा है। रीजन यही है बाबू, खाद, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये तो और भी आइए, आपसे कह देगा ना विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए, तो कुछ मत कीजिए, पहले इसको बना दीजिए। ये सब कोई बना देगा, हमको लगता है ये सब कोई बना देगा, ठीक है। ये बनाने के बाद इसको फिलामेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट, इसको फिलामेंट बोलते हैं। ये बीच वाले को फिलामेंट बोलते हैं। तो ये फिलामेंट हो गया। ये होता है अवार्धिक फिलामेंट। देखो अवार्धिक का मतलब कि टूटता नहीं है जल्दी, ठीक है। देखिए अगर टूटेगा ना तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर भी क्वेश्चन को कितने बार रिपीट किया है मैं क्या बताऊं। 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा था और 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा था। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 2011 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसको जरूर याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहेगा ना कि एक कांच की आयताकार जो सिलिस में
अपवर्तन के दो किरण का आलेख खींचिए। तो कुछ नहीं करना है, देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से किरण आई और उसके बाद यहाँ इसको अभिलंब खींचे हम, ये कोण आई आर बनेगा और यहाँ से थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, ठीक है। अब बेंड होकर फिर ये सीधा हो जाएगी। कांच की पट्टी, ठीक है, यह हवा हवा अंदर शीशा है, देखो अंदर जो है वो कांच है, अंदर कांच है और बाहर हवा है। तो हवा हो गया, दो माध्यम है इसमें, देखो बाहर हवा है तो ये विरल माध्यम है, अंदर शीशा है तो सघन माध्यम है। तो दो माध्यम से जब करता है तो ये थोड़ा सा ये दो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ना आप एक दो बार बना के कॉपी पर एकदम ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत आसान है, बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। 22 नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है कि धातु कर्म क्या है। धातु कर्म क्या है, इसके विभिन्न चरणों को लिखिए। क्या बात है। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। देखो ना कितना आसान है, हम तो कहते हैं कि तुम लोग को याद हो जाना चाहिए। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अयस्क से शुद्ध धातु का, देखो क्या लिखा, अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। विभिन्न चरण इस प्रकार हैं। सबसे पहला अयस्क का सांद्रण होता है, बाबू याद करो, तुम पढ़े होगा, अयस्क का सांद्रण होता है। उसके बाद परिवर्तन होता है ऑक्साइड में, सब सेकेंड में ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। थर्ड में ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण किया जाता है और 4 नंबर में धातु का शुद्धिकरण किया जाता है, माने जो धातु होता है उसका शुद्धिकरण किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, मैं तो कहता हूँ कि 2023 के लिए ये बहुत नहीं, 2023 के लिए बहुत VVI क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद करना ना भूलें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर है कि विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखिए। देखो बाबू, ये हम पढ़ाने वाले हैं आपका क्वेश्चन बैंक 2011 से लेके 2022 तक, दिमाग लगाइए, 2011 से लेके कहाँ तक, 2022 तक। तो जिसमें जो क्वेश्चन इसमें नहीं मिलेगा, जैसे कि ये क्वेश्चन का जवाब नहीं है, इसका जवाब नहीं है, इसका जवाब, तो जिसका जवाब नहीं होगा, इसका तो जवाब है, जिसका नहीं होगा आने वाले अगले क्वेश्चन के प्रश्न में इसका जवाब होंगे। ओके, तो चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन है 23 नंबर, ये 2013 में पूछा है, ये जो है 2021 में पूछा है। तो देखो बाबू, पूछेगा जरूर पूछेगा, तो इसलिए आप याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन है, इसमें ये जो क्वेश्चन है बाबू पूछ देता है, यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा बी उसी समष्टि में 90% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न होगा और क्यों। देखिए, लक्षण बी अलैंगिक जनन वाली समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है। लक्षण ए प्रजनन वाली 50% अधिक है, इसलिए बी लक्षण पहले उत्पन्न हुआ। इसे कॉमन क्वेश्चन है, ये उतना नहीं पूछता है, तो इसको कोई बात नहीं है। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ये जो क्वेश्चन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, इंद्रधनुष की व्याख्या करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। कांच में प्रकाश के विभिन्न कोणों की चाल भिन्न भिन्न होती है, इस कारण उनके लिए कांच का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। जैसे लाल की अपेक्षा बैंगनी वर्ण के प्रकाश की चाल कम होती है, जिस कारण अपवर्तनांक अधिक होता है। चूंकि विभिन्न वर्णों का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है, इसलिए उनका विलयन भी अलग अलग होता है और इसलिए वर्ण विक्षेपण होता है। तो याद रखिएगा, इसलिए वर्ण विक्षेपण होता है। इंद्रधनुष का बनाना प्रकाश के विक्षेपण क्रिया का परिणाम है। वायुमंडल में उपस्थित वर्षा की बूंदों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के पश्चात विक्षोभ होने से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाबू। इसको छाप लो 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 2016 में पूछा है, तो 2016 के क्वेश्चन पेपर में आपको हम बता देंगे, ठीक है। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर है कि एथेनॉल क्या है, इसके सामान्य सूत्र लिखिए, उदाहरण दें।
प्रयोगशाला में अल्कोहल कैसे तैयार किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये क्वेश्चन है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना कि आप सोच नहीं सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है मेरे दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन है, ये 28 नंबर क्वेश्चन जो है, एथेनॉल क्या है? तो देखो एथेनॉल अल्कोहल श्रेणी का दूसरा सदस्य है। दूसरा सदस्य, यह सभी अल्कोहल में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपयोगी है। इसका सामान्य जो सूत्र होता है C2, देखिए सामान्य सूत्र याद रखिएगा, C2H5OH होता है। अल्कोहल का जो हम लोग दारू पीते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अल्कोहल होता है, इसका सूत्र होता है C2H5OH, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल बनता कैसे है? देखो बाबू, अब बता देंगे तो घर पे बनाना मत कि सर बताए हैं तो हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं, तो नहीं, घर पे नहीं बनाना। अब बहुत से लोग घर पे बनाते हैं, इसका गलत यूज करते हैं। अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन पे होने पर केवल CO2 एवं जल उत्पन्न करता है। गाना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सबसे अधिक सक्षम है। गन्ने के रस से सीरा मोले रसस बनाया जाता है। सीरा शर्करा के किण्वन से एथेनॉल अल्कोहल बनाया जाता है। देख लीजिए गन्ना का कितना महत्व है। शर्करा है, चीनी है, C12H22O11। जब ऑक्सीजन H2O जल से जब मिलाया जाता है तो एंजाइम जब होता है तो ग्लूकोज बनता है, C6H12O6, प्लस फ्रूक्टोज बनता है, C6H12O6 बनता है, ठीक है। इसको फ्रूक्टोज भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए इसी को रिएक्शन को यहाँ पे शो किया गया है, इसको याद रखिएगा। C6H12O6 जब एग्जाइम होता है, कन्वर्ट जब होता है तो एथेनॉल में होता है, C2H5OH में होता है, अब प्लस CO2 निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है मेरा, ये तो थोड़ा लग रहा वाह सर कितना बड़ा है, लेकिन ये 5 नंबर का है बाबू। देख लो कितना नंबर का पूछेगा, 5 नंबर का। अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में क्रेप होने लगता है, क्यों? जब एंड्रेलिन हार्मोन रुधिर में मिल जाता है तो शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा, याद हो जाएगा। अत्यधिक व्यायाम से खिलाड़ियों की मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वाह, बहुत अच्छा, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये बात बहुत अच्छा है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे ग्लूकोज में विघटन से प्राप्त प्रथम उत्पाद पाइरूवेट 3 कार्बन युक्त लैक्टिक अम्ल का परिवर्तित होता है। इसी लैक्टिक अम्ल का मांसपेशियों में एकत्रित होने के अत्यधिक व्यायाम के बाद खिलाड़ियों के देखो बाबू, रिमेन रीजन बता देते हैं। तुम ज़्यादा चलोगे ना, ज़्यादा दौड़ोगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा। अब उतना ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब का बनेगा बकलोल, देखो क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा। और जब लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाएगा ना तो थकान महसूस होने लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में दोहरे रक्त संचरण की व्याख्या कीजिए तथा इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। मनुष्य में, ये क्वेश्चन का आंसर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है, बात सही है। इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। वाह क्या बात है। सिराओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में अशुद्ध रक्त हृदय में लाया जाता है। हृदय उसे शुद्ध करने के लिए अलग मार्ग से फुसफुस में भेज देता है। देखिएगा, फुसफुस में भेज देता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विसरित हो जाती है और ऑक्सीजन रक्त में आ जाती है। इस प्रकार ऑक्सीजन युक्त रक्त पुनः हृदय में जाता है, जिसे शरीर के अंगों पहुंचाने का पंप कर दिया जाता है। क्या बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये तो याद नहीं पूछेगा लेकिन ये जरूर पूछेगा, याद है, याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, एसआई मात्रक के साथ विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध को परिभाषित करें और इसमें संबंध नियम की व्याख्या के साथ स्थापित करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसको बिना याद किए हुए आप रह नहीं सकते हैं। तो चलिए इसको बताते हैं कि आंसर क्या होगा। इसका विद्युत धारा किसे कहते हैं बाबू, बताओ। विद्युत धारा किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। याद कर लो, याद करो। विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर होता है और इसे ए मीटर में मापा जाता है। बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन। देखो एक बात बताएं,
ये पढ़ने से आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्लियर होगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों एक साथ क्लियर होगा। 2023 के लिए काफ़ी लाभदायक है, 100% इससे लड़ेगा। विभवांतर क्या होता है? इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को विभवांतर कहते हैं। इसका ये सही मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोध क्या होता है? चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसका ये सही मात्रक ओम होता है। इसे याद रखिएगा। देखिए 2013 में पूछा इससे क्वेश्चन, तो अगले 2013 में बताएंगे। अब आ गया ऑब्जेक्टिव। देखो बाबू, ऑब्जेक्टिव इसका जो भी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी ऑब्जेक्टिव है बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि हीलियम कैसा तत्व है बाबू? हीलियम कैसा तत्व का अकीर्य गैस, अकीर्य तत्व है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं के अनुपात कितना होता है बाबू? इसमें अनुपात होता है 2:1 होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि सिलिकॉन, देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि सिलिका क्या है? माने 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिलिका क्या है, तो उप धातु है। ये बहुत बार पूछा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि OH क्रियाशील मूलक है, माने इसका क्रियाशील मूलक क्या है बाबू? तो एल्ड्रीहाइड है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है बाबू? जो प्रकृति है इसमें ऑक्सीजन की जो संतुलन है कैसी, तब प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? बहुत इंपॉर्टेंट लाजवाब क्वेश्चन है बाबू। ये जो 7 नंबर क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3.5 जूल कैलोरी जूल, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर के, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ये सबको याद होगा, आपको लगता है कि सबको 4 कोष्ठ होते हैं, इसको याद नहीं होगा तो याद रखिएगा। ये टोटल आंसर NCERT का है। मानव हृदय का औसत परकुचन दाब है लगभग कितना होता है बाबू? ये मानव का परकुचन जो दाब होता है वो कितना होता है? तो 120 mmHg होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधा में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? किस भाग में होता है? तो पत्ता में होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वृक्कीन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक कराता है, तो किसके द्वारा कराता है बाबू? तो नाइट्रोजन के द्वारा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू ये भी। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा के नाम सुने हो तुम लोग? हाइड्रा में जो द्विखंडन के द्वारा होता है, याद रखिएगा। अगला है कि किसी माध्यम का पूर्णांक म्यू का मान होता है बाबू? साइन आई बटा साइन आर, कैसे भूल सकते हैं हम? साइन आई बटा साइन आर होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में, अगला देखिएगा क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? किस किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है बाबू? तो लाल का, ठीक है, अधिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो बाबू ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक सूत्र किया जाता है? इसका मैंने ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र यूज किया जाता है? तो R बराबर V बटा I, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? जो डायनेमो आप लोग देखें, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दोनों, DC और प्रतिवर्ती, AC या DC दोनों। अगला है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? किस तरह के जल में रहता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बारे में, गंदा जल में रहता है, ठीक है, याद रखिए कि गंदा जल में रहता है, साफ जल में नहीं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो गोबर गैस,
ये जितना क्वेश्चन आपने पढ़ा बाबू बहुत इंपॉर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन है। अगले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। 30 दिन जब तक आपका पेपर नहीं हुआ तब तक पढ़िए। हम 2011 से लेके 2022 तक के जितना मॉडल सेट करने क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है टोटल कराने वाले हैं। आप लोग हमारे यूट्यूब के द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और यूट्यूब पर डेली 10 बजे मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करेंगे हम। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।